हेलो बच्चों, आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट सेकंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशंस का विकास। ठीक है, कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये अस्तित्व में आया इसके बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एनकरेज्ड द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 1918 तक चला था, इसमें काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तबाही हुई थी। तो देशों ने ये सोचा, दुनिया ने ये सोचा कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो किसी भी तरीके की लड़ाई को या कॉन्फ्लिक्ट को, संघर्ष को, टकराव को रोक सके। ठीक है, मैनी बिलीव्ड डैट सच एन ऑर्गेनाइजेशन वुड हेल्प द वर्ल्ड टू अवॉइड वॉर। कईयों ने ये सोचा कि अगर ऐसा संगठन होता है तो नो डाउट लड़ाई जो है नहीं होगी। एज ए रिज़ल्ट द लीग ऑफ नेशंस वाज बोर्न। और इसका परिणाम ये हुआ, लोगों जो देश था, दुनिया थी, उसके जो प्रयास किए, एफर्ट किए, उसका परिणाम ये हुआ कि लीग ऑफ नेशंस जो है वो अस्तित्व में आया, लीग ऑफ नेशंस। हाउएवर डिस्पाइट इट्स इनिशियल सक्सेस इट कुड नॉट प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हालांकि ये जो लीग ऑफ नेशंस था, शुरुआत में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने में, यानी कि संघर्ष को रोकने में इसको कामयाबी मिली, पर फिर भी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 45 तक चला, इसको नहीं रोक पाया। मैनी मोर पीपल डाइड एंड वर वुंडेड इन दिस वॉर दैन एवर बिफोर। बल्कि इस युद्ध में तो इतने बहुत ज़्यादा लोग मरे और इससे इतने ज़्यादा लोग घायल हुए जो पहले कभी भी किसी भी युद्ध में नहीं हुए थे। द यूएन वाज फाउंडेड एज ए सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशंस। तो यूएन की जो स्थापना हुई वो सक्सेसर था किसका? लीग ऑफ नेशंस का। ठीक है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर द। तो ये जो लीग ऑफ नेशंस था, इसकी जो स्थापना हुई द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद हो गई थी 1945 में। यहाँ पे इस चार्ट में आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिस्टम, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स यानी कि मुख्य जो इसके अंग हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, ठीक है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, ठीक है, इकोनॉमिक एंड इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये ज़रूर बेटा कर लेना, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया गया था। द ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप थ्रू द साइनिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर बाय 51 स्टेट्स। तो यूएन की जो स्थापना हुई, उसको जो उस पर जो है उसका जो चार्टर था, ठीक है, जो एग्रीमेंट था, ठीक है, समझौता था, उस पर 51 देशों ने जो है हस्ताक्षर किए। स्टेट्स मतलब यहाँ पे कंट्री के लिए यूज़ हुआ है। इट ट्राई टू अचीव व्हाट द लीग कुड नॉट बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस था, इसने वो चीज़ें अचीव करनी चाहिए जो कि लीग ऑफ नेशंस नहीं कर पाया था। ठीक है, द यूएन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि किसी भी तरीके अंतर्राष्ट्रीय टकराव को या संघर्ष को रोका जाए और फैसिलिटेट कोऑपरेशन या और सहयोग की भावना जो है वो जगाई जाए देशों के अंदर, ताकि लोग जो है मतलब देश जो है वो लड़ाई ना करें या युद्ध ना करें। इट वॉज फाउंडेड विद द होप दैट इट वुड एक्ट टू स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन स्टेट्स एस्केलेटिंग इनटू वॉर। तो इसका ये भी एक, इसलिए भी इसको फाउंड किया गया था, स्थापित किया गया था इस आशा में कि ये किसी भी तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं देशों के बीच में, उसको वॉर में तब्दील होने से, यानी कि युद्ध में तब्दील होने में, एस्केलेट होने में रोकेगा। एंड इफ़ वार ब्रोक आउट टू लिमिट द एक्सटेंट ऑफ हॉस्टिलिटीज़। और अगर युद्ध शुरू भी हो जाता है, शुरुआत भी हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है दो देशों के बीच में या दो से ज़्यादा देशों के बीच में, तो किसी भी तरीके से जो हॉस्टिलिटीज़ है, यानी कि जो एनिमिटी है, ठीक है, शत्रुता है, उसको कम किया जाएगा। Furthermore, since conflicts often arose from the lack of social and economic development, the UN was intended to bring countries together to improve the prospects of social and economic development all over the world. ज़्यादातर देखा गया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो टकराव होते हैं, जो संघर्ष होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं होता देशों में, ठीक है, यानी कि लैक ऑफ सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यूएन, यूनाइटेड नेशंस की एक ये भी इरादा था, ये भी इंटेंशन थी कि जो देश हैं
उनमें उनको एक साथ लाए, सभी देशों को एक साथ लाए, ताकि सभी में जो है सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके दुनिया के अंदर। यानी कि देशों के अंदर अगर सामाजिक और आर्थिक विकास होगा तो देशों में लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। बाय 2011 तक द यूएन हैड 193 मेंबर स्टेट्स। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के 193 देश बन चुके थे। दीज इंक्लूडेड ऑलमोस्ट ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब इन सदस्यों में लगभग सभी वो देश थे जो कि आज़ाद थे, ठीक है, जिनको फ्रीडम मिल गई थी। इन द यूएन जनरल असेंबली ऑल मेंबर्स हैव 1 वोट ईच। अब जो संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, जनरल असेंबली है, महासभा जो है, उसमें हर मेंबर को एक वोट जो है वो दिया गया है। इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स। अगर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बात की जाए तो उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। वो दीज आर, इनका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना, यानी कि 5 स्थायी सदस्य हैं इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में। These states were selected as permanent members as they were the most powerful immediately after the Second World War। ये जो 5 देश थे ये सबसे पावरफुल थे, ये परमानेंट मेंबर्स हैं, स्थायी सदस्य हैं, इनको कभी नहीं हटाया जा सकता। और ये जो मेंबर थे, ये 5 मेंबर, ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सबसे पावरफुल मेंबर थे, ठीक है, सबसे पावरफुल देश थे, ठीक है, इसलिए इनको परमानेंट बना दिया गया। एंड बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूट द विक्टर्स इन द वॉर, और ये इनकी जीत भी हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। द यूएन मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर एंड द रिप्रेजेंटेटिव हेड इज सेक्रेटरी जनरल। तो यूएन का जो सबसे मेन आदमी होता है, जो मेन जो होता है वो होता है मुखिया, जो होता है वो है सेक्रेटरी जनरल। द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल इज़ एंटोनियो गुटेरेस। जो फिलहाल जो सेक्रेटरी जनरल है यूएन के वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ही इज़ द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, और ये 9वें सेक्रेटरी जनरल हैं संयुक्त राष्ट्र के। ही टुक ओवर एज द सेक्रेटरी जनरल ऑन 1 जनवरी 2017, और इन्होंने सेक्रेटरी जनरल कब बने थे ये? 1 जनवरी 2017 को। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगल 1995-2002। तो ये क्या, इससे पहले क्या था ये, मतलब पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 95 से लेकर 2002 तक। एंड यूएन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज़ 2005 से 2015 तक। और यूएनएचसीआर यानी कि यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, यानी कि शरणार्थियों से संबंधित जो संगठन है, शरणार्थी जो हैं रिफ्यूजी, उसके जो है हाई कमिश्नर रह चुके थे 2005 से 15 तक। द यूएन कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज। तो यूनाइटेड नेशन के अलग अलग जो विभिन्न अंग हैं। वॉर एंड पीस एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर स्टेट्स आर डिस्कस्ड इन द जनरल असेंबली एज वेल एज द सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो विभिन्न देशों में अलग अलग जो देश हैं, जो सदस्य देश जो हैं, उनमें किसी भी तरीके के जो युद्ध संबंधी, लड़ाई संबंधी और शांति संबंधी जो बातें हैं, मुद्दे हैं, वो डिस्कस किए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में और सुरक्षा परिषद में, ठीक है। तो किसी भी तरीके के वॉर और पीस से रिलेटेड जो डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस किया जाता है इनमें। सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज आर डेल्ट विद बाय मैनी एजेंसीज इंक्लूडिंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, HRC, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड एंड द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अमंग अदर, यूनेस्को, यूनिसेफ, ठीक है, UNHCR, UNHRC, UNDP, WHO। तो जो सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, सामाजिक और आर्थिक जो मुद्दे हैं, उनको भी कई सारी संस्थाओं में यानी कि अंगों में जो कि UN के उनमें डिस्कस किया जाता है, जैसे ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इनमें रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। अब बात करते हैं कि जो शीत युद्ध था जो कि 1991 में ख़त्म हो गया था सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन से, ठीक है। तो उसके बाद जो है यूएन में, यूनाइटेड नेशन में सुधार, रिफॉर्म्स की बात उठने लगी, ठीक है। तो क्या था देखते हैं। रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट आर फंडामेंटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द नीड्स ऑफ ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो हर संगठन में जो है रिफॉर्म, सुधार
ठीक है, और इम्प्रूवमेंट जो है वो बेसिक चीज़ें हैं, ये होती रहती हैं। समय बदलता रहता है, ठीक है, पर्यावरण बदलता रहता है, समय बदलता रहता है, तो उसी के साथ रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट भी हर संगठन में होते रहते हैं। द UN इज़ नो एक्सेप्शन, और UN भी कोई अपवाद नहीं है, उसमें भी जो है रिफॉर्म होना चाहिए। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैव बीन डिमांड्स फॉर रिफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड बॉडी। पिछले कुछ सालों से जो है मांग उठ रही है कि कुछ सुधार UN में भी होने चाहिए, ठीक है। हाउएवर देयर इज़ लिटिल क्लैरिटी एंड कंसेंसस ऑन द नेचर ऑफ रिफॉर्म, पर इस बात को लेकर के अभी पूर्ण रूप से स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि किस टाइप के जो है सुधार होने चाहिए। कंसेंसस नहीं है, एक मत नहीं है कि कैसे सुधार तो होने चाहिए, पर कैसे होने चाहिए। टू बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स फेस द UN, दो तरीके के रिफॉर्म्स जो हैं वो बात की जाती है। रिफॉर्म ऑफ द organization structures and processes and the review of the issues that fall within the jurisdiction of the organization। तो स्ट्रक्चर्स को और प्रोसेस को रिफॉर्म करने की बात होती है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के जुरिस्डिक्शन को लेकर रिफॉर्म करने की बात होती है। ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ एग्रीड दैट बोथ आस्पेक्ट ऑफ रिफॉर्म आर नेसेसरी, तो लगभग सभी के सभी लोग इस बात पर सहमत हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और प्रोसेस को लेकर, ठीक है, और ज्यूरिस्डिक्शन को लेकर के रिफॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है। व्हाट दे कैन नॉट एग्री ऑन इज प्रिसाइसली व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड व्हेन इट इज़ टू बी डन। तो क्या रिफॉर्म्स तो होने चाहिए, पर कुछ बेसिक दो रिफॉर्म्स हैं उस पर भी लोग एग्री हैं, पर इस बात पे सहमत नहीं है सदस्य देश कि बेसिकली प्रिसाइजली मतलब मुख्य रूप से क्या किया जाए और कैसे किया जाए और कब किया जाए, ठीक है। ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस द बिगेस्ट डिस्कशन हैज़ बीन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो मेन रिफॉर्म जो इनमें से है, ठीक है, वो जिसकी बात की जाती है स्ट्रक्चर की या प्रोसेस की, वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, वो है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद से संबंधित है। रिलेटेड टू दिस हैज़ बीन द डिमांड फॉर एन इंक्रीज इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप so that the realities of contemporary world politics are better reflected in the structure of the organization। अब एक बात जो सुरक्षा परिषद है UN की, उसमें एक बात का सुधार पे जोर दिया जाता है कि जो स्थायी सदस्य हैं उनको भी बढ़ाया जाए। स्थायी सदस्यों में जो दावेदार हैं वो भारत है, इंडिया है, जापान है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका, ये दावेदार हैं, बोले इसमें सुधार किया जाए, यानी कि ज़्यादा परमानेंट मेंबर जो है वो इंक्लूड किए जाएँ। और जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई जाए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आज के समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा देशों की सिक्योरिटी काउंसिल में भागीदारी हो सके, क्योंकि समय अब बहुत ज़्यादा बदल गया है 1945 से लेके और अब तक, और सभी को बोलने का हक होना चाहिए इसमें, ठीक है। इन पर्टिकुलर देर आर प्रपोजल्स टू इंक्रीज मेंबरशिप फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो एशिया और अफ्रीका और अमेरिका से जो है सदस्य देशों की बढ़ाने की मांग उठ रही है UN में, जो सुरक्षा परिषद है उसके अंदर। बियॉन्ड दिस द US एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज want improvements in the UN's budgetary procedures and its administration। इसके बाद में मतलब इसके अलावा जो पश्चिमी देश हैं, खासकर US और जो अन्य पश्चिमी देश हैं, वो चाहते हैं कि सुधार तो हो, पर सुधार किस में हो, बजटरी प्रोसीजर्स, यानी कि जो वित्त संबंधी जो प्रोसीजर्स हैं उनमें, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन में। यानी कि इनका मानना ये है कि कोई मतलब सिक्योरिटी काउंसिल्स में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, अगर ज़रूरत है तो वो बजटरी यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है। ऑन द इश्यूज to be given greater priority or to be brought within the jurisdiction of the UN, some countries and experts want the organization to play a greater or more effective role in peace and security missions, ठीक है। तो कुछ जो देश हैं, अगर रिफॉर्म की बात की जाती है तो कुछ देशों का मानना है, या जुरिडिक्शन, ठीक है, जुरिडिक्शन की बात की जाती है तो कुछ देशों का मानना है कि ये जो संगठन है ना UN, इसको और भी ज़्यादा बहुत बड़ी भूमिका दे दी जानी चाहिए, किसमें, पीस में, यानी कि शांति को लेकर के, और जो सुरक्षा को लेकर जो इसकी भूमिका है दुनिया के अंदर वो और भी ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए।
while others want its role to be confined to development and humanitarian work, health, education, environment, population control, human rights, gender and social justice। पर दूसरे कुछ देश हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि यूएन का रोल सिर्फ सीमित रहे, और ये सीमित कहाँ तक रहे, विकास से संबंधित हो, मानव कल्याण तक संबंधित हो, जिसमें कि स्वास्थ्य आ गया, शिक्षा आ गई, पर्यावरण आ गया, जनसंख्या नियंत्रण आ गया, जो ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार आ गए, ठीक है, और जेंडर लिंग और सामाजिक जस्टिस आ गया, लिंग और सामाजिक न्याय आ गया। तो कुछ एक्सपर्ट तो कहते हैं कि भाई यूएन का ज़्यादा रोल हो पीस में और वॉर में, ठीक है, दुनिया को सेफ बनाने में, और कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि जो यूएन है उसका जो रोल है वो सिर्फ डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन वर्क तक ही लिमिट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ज़्यादातर कंट्रीज़ जो एशियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उनका मानना है कि जो रिफॉर्म हो वो सिक्योरिटी काउंसिल में हो, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका मानना है कि जो रिफॉर्म हो वो बजटरी प्रोसीजर्स और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के हों, ठीक है। लेट अस लुक at both sets of reforms with an emphasis on reform of the structures and processes। चलिए अब दोनों तरीके के जो रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं, पर हमारा जो जोर रहेगा, एम्फोसिस ज़्यादा जो एम्फोसिस रहेगा वो किस पे, रिफॉर्म पे रहेगा, किसके सुधार पे रहेगा, जो ढांचे हैं यूएन के और प्रोसेसेस, जो प्रक्रियाएं हैं, उन पर ज़्यादा जो है वो रोल रहेगा। द यूएन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द वे इट वॉज, यहाँ पे बेटा यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल रहे हैं ट्रिगवेली से लेकर के और जो आज के एंटोनियो गुटेरेस तक जो है वो दे रखे हैं, बांग की मून तक, सॉरी, ठीक है। तो इनको प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, कौन कौन कहाँ कब कब रहा है और किस किस कंट्री से बिलोंग किया है जिसने, ठीक है, और सबसे लंबा और सबसे छोटा टर्म किसका रहा। तो यूएन जो है 1945 के बाद जो एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। द वे इट वॉज organized and the way it functioned reflected the realities of world politics after the second world war। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इसने काफ़ी अच्छा काम किया, ठीक है। आफ्टर द कोल्ड वॉर दोज रियलिटीज आर डिफरेंट, हेयर आर सम ऑफ द चेंजेस दैट हैव अकर्ड। तो कोल्ड वॉर से पहले सिचुएशन अलग थी और कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद सिचुएशंस जो है कुछ डिफरेंट थी, ठीक है। तो कोल्ड वॉर के बाद में कुछ चेंजेस हुए, वो देखते हैं क्या। तो सोवियत यूनियन हैज़ कलेप्स्ड, तो सोवियत यूनियन तो जो है ख़त्म ही हो गया था 91 में, विघटन हो गया था। यूएस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, दूसरा चेंज ये था कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो सबसे ताकतवर शक्ति बन करके उभरा। द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया द सक्सेसर टू द सोवियत यूनियन एंड द यूएस इज़ मच मोर कोऑपरेटिव। जो रिलेशनशिप संबंध है आज के समय में, अगर हम संबंध देखेंगे कोल्ड वॉर के मुकाबले, जो रशिया था यूएसएसआर का सक्सेसर, उसके बीच में और यूएस के बीच में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा सहयोग देखने को इनमें मिलता है, जो कि कोल्ड वॉर के समय में नहीं था। चाइना इज़ फास्ट इमर्जिंग एज ए ग्रेट पावर एंड इंडिया आल्सो इज़ ग्रोइंग रैपिडली। अगला चेंज जो है कोल्ड वॉर के बाद का, कि चाइना और इंडिया दोनों ही बहुत तेज़ी से जो है वो विकास कर रहे हैं। द इकोनॉमीज ऑफ एशियाज आर ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। जो अर्थव्यवस्थाएं हैं एशिया की, इंडिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं इनकी अर्थव्यवस्थाएं। मैनी न्यू कंट्रीज़ हैव joined the UN as they became independent from the Soviet Union or former communist states in the Eastern Europe। काफ़ी नई कंट्रीज़ जो हैं वो यूएन की सदस्य बन गई। इनमें वो कंट्री भी शामिल है जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थी। तो सोवियत यूनियन के विघटन के बाद में ये देश जो है वो आज़ाद हो गए थे, ठीक है। ए होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस कन्फ्रंट द वर्ल्ड, जेनोसाइड, सिविल वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक्स। और इसके साथ ही कोल्ड वॉर के समय को देखा जाए और अब के समय के देखा जाए तो काफ़ी सारी चुनौतियां जो हैं अलग अलग उभर करके आई हैं 1991 के बाद में, जैसे कि जेनोसाइड है, सिविल वॉर मतलब कि गृह युद्ध है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट संजातीय संघर्ष है, टेररिज्म जो मतलब उग्रवाद है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ठीक है, परमाणु प्रसार है, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और एपिडेमिक्स बीमारी, जैसे आज के समय में अगर हम बात करें कोरोना वायरस को ही ले लो, ठीक है। तो कई नए चैलेंजेस जो हैं वो जो है बन करके उभरे हैं।
ठीक है। इन दिस सिचुएशन एज द कोल्ड वॉर वाज एंडिंग, इन दिस सिचुएशन इन 1989 as the Cold War was ending, the question facing the world was, is the UN doing enough? Is it equipped to do what is required? तो 1989 में जैसे जब कोल्ड वॉर ख़त्म होने जा रही थी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन उठा, ये प्रश्न उठा कि जो यूनाइटेड नेशन है क्या सही से काम कर रहा है, क्या ये इसके पास सारे के सारे संसाधन हैं जो इसे चाहिए, व्हाट इट शुड बी डूइंग, और इसे क्या करना चाहिए, एंड हाउ, और कैसे करना चाहिए। तो यानी कि यूनाइटेड नेशन के फंक्शन पे जो है क्वेश्चन मार्क उठ गया। व्हाट रिफॉर्म्स आर नेसेसरी टू मेक इट वर्क बेटर, और ये भी बात उठी कि किस तरीके के सुधार जो है किए जाएँ ताकि ये और भी अच्छे से काम कर सके। फॉर द पास्ट डिकेड एंड हाफ मेंबर स्टेट हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड सेटिस्फैक्ट्री एंड प्रैक्टिकल आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो पिछले 1.5 दशक से जो इसके सदस्य देश हैं यूएन के, ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है इन आंसर्स को, इन क्वेश्चंस को जो ऊपर पूछे गए हैं, इनका सॉल्यूशन और नए नए रिफॉर्म्स कैसे किए जाएं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।